5 साल से भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को एक हाथ से देकर दोनों हाथ से लूटने का काम किया। क्या आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में कांग्रेस ने ही बीजेपी को इस तरह की घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया? कहा वायदा 15,000 करोड़ का, दिया कितना 250 करोड़। ये किसी तरह उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। शराबबंदी का वादा किया, माताओं बहनों का वोट ले लिया, अब पलट गए पलटू राम। इस वक्त हम रायपुर बिलासपुर हाईवे पर हैं और चुनावी चाय की सीरीज में हम यहाँ पर निकले थे, यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी मिल गए रास्ते में। एक चाय की टपरी पर, एक चाय की दुकान पर बैठकर उनसे हम बातचीत करेंगे। अरुण साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है चुनावी चाय, लल्लू राम की चुनावी चाय पर। चाय की मिठास कितनी होगी या कड़वाहट इस बार चाय में आएगी? स्वाद कैसा होगा इस चुनावी चाय का? आशीष जी, चुनावी चाय अपने आप में ऊर्जा देती है, और फिर यदि चाय चुनावी हो तो फिर क्या कहने। अनिश्चित रूप से 3 दिसंबर को जब मतों की गणना होगी तो आपको दिखेगा कि छत्तीसगढ़ में कमल खिल गया, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर चल पड़ा। ठीक है, फिलहाल तो ये दावों की स्थिति है। थोड़ी देर पहले बीजेपी ने घोषणा पत्र भी जारी किया, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हाथों बड़े बड़े वादे किए हैं। और जिस तरीके से धान की सियासत पर राज्य में एक बड़ा तबका वोट डालता है, जनमत जुटता है, लगता है कि इस बार बीजेपी ने जो वादे किए हैं, खासतौर पर 3100 रुपये समर्थन मूल्य, 21 क्विंटल धान प्रति एकड़, 2 साल का बकाया भी आप देने जा रहे हैं। किसान जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के पाले चला गया था, लौटकर बीजेपी की तरफ आएगा? देखिए, वास्तव में किसानों को भ्रम हुआ था। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। मैं तो आपको पीछे ले चलता हूं। 1990 से पहले एक भी ऐसी योजना बताइए जिसमें कांग्रेस की सरकारों ने, मध्य प्रदेश था तो अब कांग्रेस की सरकार थी, और देश में भी कांग्रेस की सरकार रही ज्यादातर समय, पर एक भी कोई योजना। ये चाय आ गई, चाय पीते पीते बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। चाय जी जी, धन्यवाद। तो एक भी कोई योजना गांव, गरीब और किसान के लिए कांग्रेस पार्टी लेकर नहीं आई थी 1990 से पहले। गांव में एक ईंट नहीं रखाया था, गिट्टी का कोई काम नहीं हुआ था। और 1990 के बाद जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में, और फिर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और तब जाकर गांव, गरीब, किसान की चिंता हुई। और आज गांव विकास की दिशा में आगे बढ़ा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया और आज तक वो योजना चल रही है। डामर वाली पक्की सड़क से गांवों को जोड़कर गांव, गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई, और याद कर लीजिए, अब कांग्रेस का सरकार, और 2003 से पहले छत्तीसगढ़ में अलग राज्य बनने के बाद कांग्रेस की सरकार थी। कैसे किसानों के धान को पानी में डुबा डुबा कर रिजेक्ट किया, अन्नदाता के अन्न का अपमान किया कांग्रेस की सरकार ने। और यदि किसी तरह से उनका धान बिका भी तो चेक की राशि पाने के लिए उनके चप्पल और जूते घिस गए थे। धान खरीदी की जो सुव्यवस्थित योजना जो बनी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। और आज 5 साल से भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को एक हाथ से देकर दोनों हाथ से लूटने का काम किया। नहीं, जब ये बीजेपी कहती कि एक हाथ से ले
देकर दूसरे हाथ से लूटने का काम किया, तो ये आरोप कितना गहरा होता है और कि आधार क्या है इसका? मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदे, तब लगभग 500 रुपये राज्य सरकार को देना था समर्थन मूल्य से ऊपर। पहली बात तो ये कि आपने कि किसानों के रकबे काटे, ये तो अद्भुत है कि कोई धान का खेत बिना मेढ़ के हो सकता है क्या? आपने मेढ़ के रकबे काट दिए। फिर बारदाने के लिए तरसाया किसानों को, आज तक किसानों के बारदाने का पैसा नहीं मिला है। फिर आपने वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर किया, मिट्टी रेत ये मिलाकर। फर्टिलाइजर ब्लैक में खरीदना पड़ा किसानों को अधिक कीमत में। फिर किस्तों में दिया आपने और चौथे किस्त में कटौती भी की। केंद्र सरकार का पैसा, मोदी जी का पैसा एक किस्त किसान पाता है, आपने थोड़ी राशि दी, उसमें इतने प्रकार के झंझट पैदा किए, रकबे काटे, वर्मी कंपोस्ट, फर्टिलाइजर महंगी कीमत पर, बारदाने के लिए तरसाया, बारदाने का पैसा नहीं दिया और चौथे किस्त में कटौती की आपने हर एक किसान का। दूसरी ओर ट्यूबवेल का कोई कनेक्शन नहीं दिया आपने 4.5 साल तक। फिर 1 इंच रकबा नहीं बढ़ा सिंचाई का। फिर आपने उसी किसान को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया। ठीक है, बहुत सारी दलीलें होंगी इसकी। आप ग्रामीण विकास की आपने बात की, तो आप मुझे पीछे इतिहास की तरफ खींच ले गए थे। 2018 में मैं आपको ले चलता हूँ। 2018 में जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था, 2500 रुपये का ऐलान किया, कर्ज माफ़ी का ऐलान किया, तो सुनने में अक्सर ये बातें आती रही कि बीजेपी के पास भी इस तरीके का प्रस्ताव गया था। तब बीजेपी ने ऐसे वादे क्यों नहीं किए थे? और क्या आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में कांग्रेस ने ही बीजेपी को इस तरह की घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया? देखिए, आज मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहा है कि किसानों की बेहतरी और तरक्की से कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सत्ता चाहिए थी और सत्ता पाने के लिए बड़े बड़े वायदे किए, एक भी वादे पूरे किए उसने। आज वादों का वो हिसाब ठीक है, अच्छा ठीक है, वादे तो कर दिए कांग्रेस पार्टी ने, वादों का नतीजा तो रहा कि कांग्रेस को किसानों का बड़ा समर्थन मिला, मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी। अब बीजेपी ऐसे वादे कर रही है, तो लगता है कि बीजेपी के हालात बेहतर होंगे राज्य में, 15 से बीजेपी 50 और 50 के आगे जा पाए? देखिए, आज की स्थिति में घोषणा पत्र जारी होने से पहले भी प्रदेश में परिवर्तन की हवा चल रही थी। हमारी परिवर्तन यात्रा कितनी सफल रही थी, कितना स्वागत, लोग कितना जुड़े। तो सरकार तो हमारी अभी घोषणा पत्र जारी करने से पहले भी बनने वाली थी। अध्यक्ष जी, एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है और सवाल बड़ा दिलचस्प भी है। सवाल यह है कि कांग्रेस ने वादे किए, सरकार बनी, वादों को पूरा भी कर दिया, नहीं किया। मोटे तौर पर जो सरकार दावा करती है, कर्ज माफी किया किसके, किन बैंकों के? हाँ, ये बुनियादी तौर पर ये सवाल बीजेपी उठा सकती है, लेकिन मेरा जो ये सवाल है कि किसानों का एक भरोसा, एक ट्रस्ट फैक्टर जो कांग्रेस के साथ जुड़ चुका था, अब बीजेपी जब ये सब वादे कर रही है, तो लगता है कि बीजेपी वो भरोसा जीतने में कामयाब होगी। और ये सवाल तब जब 2 साल का बोनस बाकी था। देखिए, कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर नारा दिया था, वक्त है बदलाव का। आवाज गांव गांव गली गली में ये नारा चल रहा है, औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो। लोग कह रहे हैं वक्त है पछताव का, क्योंकि इतने वादे। अब युवाओं के लिए क्या वादे किए थे? 10 लाख बेरोजगारों को 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता। 5 साल में बजट में कितना प्रावधान किया इन्होंने? 250 करोड़। कहां वायदा 15,000 करोड़ का, दिया कितना? 250 करोड़। अब इसको ये कहेंगे कि हमने वादा पूरा कर दिया?
तो झूठ बोलना ये कांग्रेस की आदत रही है। आज़ादी के बाद झूठ बोलकर वो देश में सत्ता में आते रहे, प्रदेश में। भूपेश बघेल जी उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं, वो भी वही कर रहे हैं, और इसलिए कांग्रेस की झूठ को जनता नकार चुकी है, जान चुकी है। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। ये अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली सरकार जाने वाली है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर है कि कर्ज माफी के मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही थी कि बीजेपी भी इस तरीके से कुछ घोषणा कर सकती है। बीजेपी के भीतर खाने से ही ऐसी जानकारी मिलती थी। कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी आया नहीं है, आना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने शक्ति की सभा में कह दिया कि कर्ज माफी हम इस बार भी करेंगे। बीजेपी के पास कार्ड क्या है? बोनस इसका कार्ड बीजेपी मान रही है? 5 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 700 से अधिक घोषणाएं की है। आप हिसाब लगाओगे तो ये परीक्षा में फेल होने वाले हैं। वादे पूरे नहीं किए। इनको मालूम है कि हमको वादा पूरा नहीं करना है, और इसलिए जो चाहे वादे, जब चाहे जैसा वादा, ये कर देते। इनको वादा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर हम उस पार्टी के लोग हैं जो कहते हैं सो करते हैं। जो कहा वो किया, जो कहा है वो करेंगे। महिलाओं को साधने की भी बड़ी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। बड़ा दाव चला है बीजेपी ने। विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये महीना, एक इसे मास्टर स्ट्रोक बीजेपी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने अपने संगठन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम, और अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। राज्य में हमारी सरकार थी, बेटियों को सरस्वती साइकिल योजना लाकर, ऐसी अनेक योजनाएं बेटियों के लिए हमने की। बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। माताओं बहनों की सुरक्षा, माताओं बहनों की तरक्की से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ये किसी तरह उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। शराबबंदी का वादा किया, माताओं बहनों का वोट ले लिया, अब पलट गए। पलटू राम पलट गए। ये तो सामाजिक बुराई है। अरे भैया, पलटू राम कौन? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटी मार गए। तो इनको वादा करने में कुछ लगता नहीं है। 2018 में बड़े बड़े वायदे किए, उसके बाद 5 साल से केवल वायदे, केवल वायदे, केवल वायदे, काम तो कुछ किया नहीं। 5 साल में कोई एक बड़ी उपलब्धि बता दे कि ये इन्होंने किया है। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है। धरातल में क्या है? एक कॉलेज बनाया, एक अस्पताल बनाया, स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया, स्वामी आत्मानंद कॉलेज की घोषणा। वाह, क्या बात है। स्वामी आत्मानंद स्कूल नई स्कूल नहीं है, खड़ी हुई बिल्डिंग थी। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, डीएमएफ का पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा, भ्रष्टाचार करके उस बिल्डिंग को रंग रोगन किया। बिल्डिंग तैयार। वहां जो पढ़ रहे बच्चे थे उनको विस्थापित किया, जिसको आप नया स्कूल बोलते हैं। वहां के बच्चों को विस्थापित करके नया नाम देके आपने स्कूल खोल दिया। एक नया प्राइमरी स्कूल नहीं खोला, एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला, और बोलते हमने विकास कर दिया। तो गजब है साहब आपकी झूठ की। आप 5 साल से केवल झूठ बोल रहे हैं, 5 साल से आप केवल वायदे कर रहे हैं, और अपनी सारी विफलता दूसरों पर मढ़ने का काम कर रहे हैं। आपको भी जाना है, चलते चलते 2-4 सवाल कर लेते हैं यहाँ पर। एक बड़ा दाव इस वक्त बीजेपी ये भी खेलती रही, इस घोषणा पत्र को यदि देखने के बाद बात की जाए, रामलला जो है, रामलला के लिए एक अलग योजना बीजेपी बनाएगी। देखिए, भगवान राम हमारे भांजा है, और जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है,
22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह लोकार्पण हो रहा है पहले चरण का। तो जब हमारे भांजे का इतना भव्य मंदिर हो रहा है निर्माण, तो छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए तो गर्व का विषय है। और जब गर्व का विषय है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को वहां जाना चाहिए। हमारी सरकार वो करेगी। लेकिन सरकार तो रामलला के नाम पर तो बड़ा क्रेडिट लेती है। राम की प्रतिमाएं पूरे राज्य में बनाना, कौशल्या माता मंदिर का निर्माण करना, राम के ननिहाल को लेकर एक अलग ही गौरव गाथा सरकार सुनाती है। ये सारी योजना, ये सारे काम और राम वन पथ गमन, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है, केंद्र सरकार की देन है, हमारी सरकार किया। और ये दिखावा है, राजनीति करने के लिए ये कर रहे हैं। श्रद्धा से, आस्था से हो रहा है ऐसा नहीं है। सब काम के पीछे इनकी वोट और सत्ता की राजनीति होती है। बड़े बड़े वायदे कर देना, झूठ बोल देना, तो ये वैसा ही इनका काम है। पर यदि राम को श्रद्धा से माने तो अच्छी बात है, स्वागत है, राम सबके हैं। ये एक सवाल यहाँ पीछे से किसी ने पीएससी कहा तो ध्यान आ गया। मैनिफेस्टो में बीजेपी पीएससी के मुद्दे को ले आई है। बीजेपी कह रही है कि जांच भी कराई जाएगी, पारदर्शिता भी बढ़ती जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो, जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत सतर्क होता है, पर ये सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य को तोड़ने का काम किया, उनके सपनों को कुचलने का काम किया। पीएससी के पद अपनों में बांटा, अपनों में बेचा। छत्तीसगढ़ के वो मेहनती, ईमानदार किसान के बेटे, गरीब बच्चे, जिनके माँ बाप अपना पेट काटकर उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ऐसे बच्चों के सपनों को तोड़ने का काम भूपेश बघेल ने किया है। तो सपनों को तोड़ने वालों को बख्शेंगे नहीं, उनको कड़ी सजा दिलाएंगे और नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया बनाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। सवाल यह है कि मैनिफेस्टो में एक और वादे का ध्यान आया कि जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाती है उसके लिए जांच आयोग बीजेपी बनाएगी और जांच कराएगी। इसका हश्र वैसा तो नहीं होगा कि सरकार आई थी कांग्रेस की, कई एसआईटी बन गई, लेकिन आज तक उसका पता नहीं कि रिपोर्ट में क्या हुआ, जांच हुई भी कि नहीं। यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। कांग्रेस का मैंने बताया 700 से अधिक घोषणाएं मुख्यमंत्री की। हिसाब बताइए भूपेश बघेल जी, 700 में से कितना पूरा किया आपने? तो इनको बोलने में कुछ भी नहीं लगता है। इनके टिकट वितरण के बारे में चले जाएं, 6 तारीख को आ रही है, 9 को आ रही है, 9 को जारी करेंगे, 15 को जारी करेंगे, 17 को जारी करेंगे। हर बार इनको बोलने में बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं आती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये करने वाले हैं नहीं, जो चाहे बोल लो। और लोग जानते भी हैं, तो झूठे लोग हैं। और इसलिए इनके न वादों पर जनता को भरोसा, न इनके दावों पर। 3 दिसंबर छत्तीसगढ़ में नई सुबह होगी, कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल और पूछूंगा। सेल्फी किसको लेनी थी? सेल्फी कौन ले लो, पहले सेल्फी ले लो, फिर जाते जाते मैं आखिरी सवाल, एक मात्र सवाल जो है वो पूछूंगा। सियासत की एक तस्वीर ये भी है कि जब चुनाव होते हैं और नेता कहीं से गुजरते हैं तो इस तरीके से लोगों को बड़ा क्रेज रहता है कि सेल्फी ले ली जाए। जिस जगह पर हम रुके थे, चाय की चौपाल जहां लगाई थी, चाय पर चर्चा जहां हमारी हुई, तो वहां की ये तस्वीर है कि लोग जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है उनके साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। अरुण साव जी लोरमी के लिए रवाना हो रहे हैं। जो आखिरी सवाल मैं पूछा था आपको गाड़ी में बैठते बैठते पूछ लेता हूँ। आप भी बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान पर हैं, अपनी जीत के कितने दावे आपके हैं? एक सवाल। इसी से जुड़ा सवाल, आप जीत कर आते हैं, बीजेपी चुनाव जीत कर सत्ता में यदि आती है तो मुख्यमंत्री के एक बड़े चेहरे आप होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लोरमी विधानसभा में मैं जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा हूं।
जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखता हूं, जो लगन और निष्ठा और मेहनत जिस प्रकार से कार्यकर्ता कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, लोरमी क्षेत्र की जनता का। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लोरमी में कमल खिलने वाला है। आपके प्रश्न के अगले हिस्से के बारे में मैं कहूंगा कि पार्टी का मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। पार्टी मुझे जो आदेश करती है उसका पालन करता हूं। अभी प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। बहुत ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और इनसे लंबी बातचीत हुई हमारी, चाय पर एक तरीके से चर्चा कहिए, चुनावी चाय पर चर्चा थी। चुनाव की कड़वाहट कितनी है या मिठास कितनी है ये तो चुनावी नतीजे बयां करेंगे, लेकिन कई मुद्दों पर दिल खोलकर अरुण साव ने तमाम सवालों का जवाब जरूर दिया। फिलहाल नतीजों का इंतजार हम करेंगे कि 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उन नतीजों में अरुण साव के दावे कहां पर जाकर ठहरते दिखाई पड़ेंगे। हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन घनश्याम पट के साथ आशीष तिवारी, lalluram.com के लिए। यदि आप फेसबुक पर हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।